वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे हार्मोनल साइकिल भी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं हार्मोनल साइकिल में, कौन कौन से फेसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे आज कि क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कॉजेस क्या क्या होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टू वर्ड से मिलकर बनता है। द फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन एंड द सेकंड इज साइकिल। Menstruation is the visible manifestation of cyclic physiological uterine bleeding due to setting down of endometrium. It means जो menstrual cycle होता है एक visible vaginal bleeding होती है, जो कि endometrium layer of the uterine cavity के setting down होने की वजह से हमको देखने को मिलती है। दूसरा आता है साइकिल। हमें साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट रिपीट इटसेल्फ, स्पेसिफिक डेज के बाद ये खुद को रिपीट करता है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जो कि हर 26 to 30 डेज के बाद खुद को रिपीट करता है, इसीलिए हम इसे साइकिल कहते हैं। तो कंप्लीट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये स्टार्ट होता है मेनार्के से लेके मेनोपॉज तक रहता है। मेनार्के इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज इट मीन्स एंड और सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट मीन्स कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है तब से लेकर मेनोपॉज इट मीन्स कि कंप्लीट एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, उसके बीच का जो भी फेज रहेगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो जनरली 4 to 5 डेज का होता है। और जितनी भी अगर ब्लीडिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 80 ml ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसमें से जो 70% ऑफ ब्लड होता है ये फर्स्ट 2 डेज में ही पास आउट हो जाता है। और अगर हम एवरेज ब्लीडिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 35 ml ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और फर्स्ट जो 70% टोटल ब्लीडिंग होती है 2 डेज में हो जाने के बाद, जो बाकी जो 30% ब्लीडिंग रहती है वो बाद के 3 डेज में देखने को मिलती है। और ये वेरीज करता है वुमेन्स में, किसी वुमेन्स में 4 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा, किसी वुमेन्स में 5, किसी में 3। तो एज के अकॉर्डिंग भी ये फ्लक्चुएट कर सकता है। हार्मोन्स इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन्स इन्वॉल्व इन हार्मोनल साइकिल, द बोथ आर सेम। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में डिफरेंट अमाउंट्स में होते हैं, और उनमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, अप एंड डाउन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलता है। और यही स्पेसिफिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए हम सीरियल वाइज देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्टली होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसे जीएनआरएच भी कहते हैं। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से। आप सबको पता होगा हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, और ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करता है ताकि इंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट कर सके। इस पिक्चर के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी जो है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एग मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स का जो अमाउंट रहता है उसको स्लाइटली डिक्रीज कर देते हैं ताकि उसे रेगुलेट करके रख सके, एक्सेसिव अमाउंट को वो सिक्रेट नहीं होने देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़े उससे पहले इस पिक्चर के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है। आपको पता होगा हमारे ओवरीज में, वुमेन्स की ओवरीज में एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 to 2 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो अल्टरनेटिव ईच ओवरी हर मंथ एक फॉलिकल्स मैच्योर होता है और उससे एक मैच्योर ओसाइट्स को रिलीज करता है। प्राइमरी से वो अर्ली सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेट सेकेंडरी, देन टर्जरी, और फिर एक मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। ये मैच्योर फॉलिकल्स ही ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। और जब ये रप्चर होता है तो उससे एक मैच्योर एग रिलीज होता है जो कि एंड ऑफ फिम्बरी के थ्रू
सक कर लिया जाता है और स्विप आउट होकर फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हमारे पास बच जाता है इसी को हम कार्पस लुटियम कहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, हम जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जैसा कि नेम से क्लियर है ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। स्टिमुलेट करने का इट मीन्स ये फॉलिकल को ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। थर्ड होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की तरह ही फॉलिकल को स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल तो रहता ही है, साथ ही साथ ये इट्स प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम, ये कार्पस लुटियम के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स मैच्योर फॉलिकल से रिलीज होते हैं और साथ ही साथ ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहता है और साथ ही साथ ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड को मेंटेन करके रखता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है, इसलिए आप देखेंगे कि आफ्टर मेनोपॉज हार्ट डिसीजेस के पेशेंट इन द फीमेल इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं वो उतने ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलते। तो नेक्स्ट होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम लेयर और मेमोरी ग्लैंड को। किस लिए? ताकि एंडोमेट्रियम लेयर थिक हो सके, एक स्पंजी लेयर प्रिपेयर कर सके ताकि वहां पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आकर इम्प्लांट हो सके। और सेकेंड मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है फॉर द मिल्क सिक्रीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन जैसे कि नाम से क्लियर है, ये इनहिबिट करता है, रेगुलेट करता है। ये हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करके रखता है हमारी बॉडी में ताकि जो भी फंक्शंस है वो प्रॉपर हो सके। तो नेक्स्ट आता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये हमारी बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, इसलिए आप देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमेन्स बहुत ही लेथार्जी फील करती है ब्लीडिंग के समय। और साथ ही साथ जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है जो कि सर्वाइकल डायलिटेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट इस पिक्चर के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इस पिक्चर में इजिली देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के थ्रू हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है। ये एफएसएच और एलएच हार्मोन जो हैं वो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स में हेल्पफुल हैं और कार्पस लुटियम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यूट्राइन लाइनिंग के बारे में। तो एंडोमेट्रियम जैसे ही ब्लीडिंग एंड होती है उसके बाद रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर होता है और कार्पस लुटियम का अमाउंट जैसे जैसे हमारी बॉडी में कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे जैसे हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है वैसे वैसे थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर भी इंक्रीज होते जाती है। आप साथ ही साथ हार्मोन्स का लेवल भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन हाई पीक पे रहता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अपने हाई पीक पे रहता है उसके 9 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन अपनी जगह लेता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम का जब फॉर्मेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम के थ्रू ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और इसीलिए जब कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन अपने हाई पीक पे है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए वो भी उसी समय अपने हाई पीक पे रहते हैं जब ओव्यूलेशन अपनी जगह लेता है। फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 फेसेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो 4 डेज का होता है, इसी फेसेस में विजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दूसरा होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, ये 10 डेज का देखने को मिलता है हमको। प्री ओव्यूलेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं और ओव्यूलेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। देन आता है ओव्यूलेशन जो 14th डे में होता है। प्री ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन फेज जो होते हैं ये चेंजेबल होते हैं, इट मीन्स कि इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकती है। ओव्यूलेशन फेज में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फॉलिकल्स है वो रप्चर होते हैं और उससे मेच्योर ओवम रिलीज होता है। देन आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ये 14 डेज का होता है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो अनचेंजेबल होता है, इट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज चेंज नहीं होती। ये 14 डेज है तो ये 14 डेज की ही रहेगी। आइए अब हम फेसेस को एक बाय एक सीक्वेंस वाइज देखते हैं।
मेंस्ट्रुअल फेज, इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो इससे हमारी बॉडी में तीन चेंजेस देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड, ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ कार्पस लुटियम का डीजनरेशन होता है और डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर देखने को मिलती है। जब डीजनरेशन ऑफ कार्पस लुटियम होता है और डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर होता है तो इसी की वजह से हमें विजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा फेज है ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, या फिर जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है उसके बाद हमारी बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है और ये प्रिपेयर करता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स इससे से मेच्योर फॉलिकल, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं ये एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। ये एस्ट्रोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्राइन कैविटी तक पहुंचता है और हमारे एंडोमेट्रियम लेयर को 2 to 3 mm थिक कर देता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये प्री ओव्यूलेटरी फेज में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओव्यूलेशन, जिसमें ओव्यूलेशन अपनी जगह लेता है। इसमें 3 सब फेसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज और थर्ड होता है ल्यूटियल फेज। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली देखते हैं। फॉलिकुलर फेज, इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और साथ ही साथ जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसका रीजनरेशन होता है, रिन्यू होता है। हम सबको पता है कि जो इंटरनल लेयर ऑफ यूट्राइन कैविटी होती है ये एक म्यूकस लेयर होती है जो हर मंथ जिसका डीजनरेशन हो जाता है और फिर से इसका रिफॉर्मेशन होता है। तो जो फॉलिकुलर फेज होता है इसमें रिफॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज, इसमें जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है इसमें रप्चर देखने को मिलता है और ये रप्चर्ड होकर जो मेच्योर ओवम रहता है वो फिम्बरी के थ्रू सक कर लिया जाता है और स्विप आउट होकर वो फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और साथ ही साथ जो यूट्राइन लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लेयर है, उसमें स्लाइटली थिकनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं और ओवम रिलीज कर चुके होते हैं वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो रप्चर्ड फॉलिकल्स है उसी को हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और इसी वजह से इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो लाइनिंग यूट्राइन लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लेयर है, इसमें और थिकनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसमें कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो गया रहता है और ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं एंडोमेट्रियम लेयर तक और उसे 2 to 3 mm थिक करते हैं और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर करते हैं कि ये ग्लाइकोजन और म्यूसिन को सिक्रीट करे। ग्लाइकोजन और म्यूसिन को वो इसलिए सिक्रीट करते हैं कि जब उस एंडोमेट्रियम स्पॉन्जी लेयर में फर्टिलाइज्ड एग जाकर इम्प्लांट होगा तो ग्लाइकोजन और म्यूसिन के थ्रू एंडोमेट्रियम लेयर उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके ताकि वो एक प्रॉपर ग्रोथ कर सके। इस पिक्चर के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल इन ब्लड स्ट्रीम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और उसकी वजह से ही ओव्यूलेशन जो है हमारी बॉडी में हो पाता है। और जब ओव्यूलेशन होता है उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स अपने हाई पीक पे रहता है और जो कार्पस लूटियम के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, इसीलिए कार्पस लूटियम का जब फॉर्मेशन होता है तब प्रोजेस्टेरॉन लेवल अपने हाई पीक में रहता है। और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फेसेस बढ़ते जाते हैं तो सबसे ज्यादा थिकनेस जो है वो हमें पोस्ट ओव्यूलेटरी फेसेस में देखने को मिलता है। कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, द फर्स्ट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। हमारी बॉडी में कार्पस ल्यूटियम के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है और उसके हाई लेवल की होने की वजह से वो एक ट्रिगर के जैसे काम करता है और वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने से पहले वो इंडिकेट करता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि फ्लूइड रिटेंशन, हेडेक, फटीगो, इरिटेबिलिटी। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप एक डाइटरी मॉडिफिकेशन ले अपनी लाइफ स्टाइल में और एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट आता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखने को मिलता है, जो कि हमारी बॉडी में सिक्रीट होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के थ्रू देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम कोई भी एक स्लाइटली
पेन किलर ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया इट मीन्स अ हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो कि जिसके ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं जो कि क्या करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है ताकि मेनोरेजिया की प्रॉब्लम को हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। नेक्स्ट होता है एमनोरिया। एमनोरिया इट मीन्स एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये बहुत सारे कंडीशंस में देखने को मिल सकता है जैसे कि प्री प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज। और अगर हम जनरल कॉजेज देखें तो जनरली ये लो बॉडी वेट और एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से भी देखने को मिल सकता है। कॉजेस ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट, ड्यू टू हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वुमेन सेम वैसा ही पेन फील करती है जैसा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ वुमेन फील करती है। नेक्स्ट होता है सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन की वजह से भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है क्योंकि ब्लड टिश्यूज जो है वो यूट्राइन कैविटी से पास आउट होते हैं जिसके हेल्प के लिए सर्विक्स डायलेट होता है। नेक्स्ट होता है अर्लियर इन्फेक्शन। अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है यूट्राइन कैविटी में तो इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, अगर यूट्राइन कैविटी में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है तो भी वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का कॉज करता है। और अगर किसी भी तरीके का बेनाइन ट्यूमर्स या फिर सिस्ट या फाइब्रॉइड्स देखने को मिल रहा है यूट्राइन कैविटी में तो वो भी एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कॉज करता है। और समटाइम्स हेरिडिटरी भी एक मेन कॉज होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मेनोरिया के। अगर वुमेन्स की मदर को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम रही है तो 90% चांसेस होते हैं कि एक हेरिडिटरी के फॉर्म में वो मदर से चाइल्ड में रोटेट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।